हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और बेहतरीन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये 10 मिनट के शो को। और इसमें हर एक वीडियो 10 मिनट का होगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज होगा। और इस सीरीज में हम लोग एक चैप्टर को खत्म करने के बाद दूसरे चैप्टर में जाएंगे। और यहाँ हमारा उद्देश्य वीडियो में चैप्टर को खत्म करना नहीं, बल्कि 10 मिनट होगा। मात्र आपका 10 मिनट लेंगे और उसमें आपको कम से कम 1 नंबर जरूर दिलाएंगे, 1 या 2 नंबर जरूर दिलाएंगे। इस शो का नाम है कॉन्सेप्ट बेस्ड तो रिजल्ट बेस्ड, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग ऑप्शन और आंसर नहीं देखेंगे, बल्कि उन सारे ऑप्शन से जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, यूरोप में, ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। थंबनेल देख करके पता चल गया होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा 1789 और एक देखने को मिलेगा 19वीं शताब्दी। देखो, तो पूर्णतः जो है 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन शुरुआत जो है 1789 में हो चुका था। तो इस तरह से इसका आंसर तो यहाँ पर शताब्दी में जब पूछे तो 19वीं शताब्दी लिखेंगे, और जब एग्जैक्ट वर्ष पूछे कि कब शुरू हो गया था तो 1789 क्रांति से शुरू हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि हर पेज पर इसका आंसर और व्याख्या भी है। तो यहाँ पर उदय किस शताब्दी में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ये शुरू हो गया था। और इसका मूल जो कारण था फ्रांसीसी क्रांति था। फ्रांसीसी क्रांति के वजह से ही, हालांकि और भी बहुत सारे क्रांति थे, बहुत सारे कारण थे इस क्रांति के, लेकिन मुख्य कारण में आ जाता है फ्रांसीसी क्रांति। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? जो फ्रांसीसी क्रांति है वो कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति की वजह से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद होगा आपको 1789 में एक क्रांति हुआ था जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रांति ने जन्म दिया यूरोप में राष्ट्रवाद शब्द को। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में एक जुटता की चेतना होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह से है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया। ये VVI लाइन है, आपको ये याद रखना है। ये 10th में और बिहार पुलिस में और बिहार DLED में ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है और महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो शब्द है किस क्रांति की देन है? तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति की देन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस शब्द को फ्रांस से लिया था और इस पर काफी विशेष जोर भी दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? देखो, यूरोप का मरीज बड़ा ही फेमस, ये 10th वाले के लिए है क्वेश्चन। यूरोप का मरीज जो है वो किसको कहते हैं? तो आंसर देखिए, और आप कोशिश कीजिए कि हमसे पहले आप आंसर दें। कमेंट करते चलें और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर बताएंगे कि इतना क्वेश्चन में आपने इतना बनाया है। तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहते हैं। इसे ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत यह आता था। व्याख्या है, ऑटोमन साम्राज्य, जिसे तुर्की भी कहते थे, यूरोप का मरीज कहा जाता था क्योंकि 19वीं शताब्दी में यह साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और यूरोपीय शक्तियां इस क्षेत्र पर अपना नजर गड़ाई हुई थी। देखो, ऑटोमन साम्राज्य जो था 19वीं शताब्दी आते आते ये इसकी जो शक्तियां थी, इसका जो बोलबाला था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। और इसी समय, इसी क्षण यूरोपीय शक्तियां भी इस पर अपना दबाव डालने लगी थी, अपने कल्चर को थोपने लगी थी, अपने आर्थिक प्रभाव को यहाँ स्थापित करने लगी थी। इसलिए इसका यूरोप का मरीज कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? इटली का जो एकीकरण है किसके नेतृत्व में हुआ? तो बिस्मार्क के, नेपोलियन के, काउंट काउर के या मेज़नी के। मेज़नी भी इसको आप कई जगह लिखेंगे, मेज़नी। तो किसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ? आंसर आप हमसे पहले देते चलिए, यदि आपको पता है तो इसका आंसर हो जाएगा काउंट काउर के नेतृत्व में। काउंट काउर के नेतृत्व में जो है इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इटली का एकीकरण मुख्यतः काउंट काउर के कूटनीति के नेतृत्व में, कूटनीतिक ये जो था, एक और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बात कर लेंगे। काउंट काउर जो था एक बड़ा ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। गरिबाल्डी और मेस्नी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1861 में इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, आगे है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1848 में, 1861 में, 1871 या 1882 में। इसका आंसर उम्मीद करते हैं कि लगभग सब लोग को पता होना चाहिए। लगभग सब लोग को पता होगा। इसका आंसर लगभग सब लोग को पता होगा।
क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है बोर्ड का। तो 1871 इसका आंसर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। बिस्मार्क के रक्त और लौह की नीति, ये भी आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। अवलंबन जो है रक्त और लौह की नीति का, वह बिस्मार्क ने किया। इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। रक्त में जब लगेगा लोहा तो विष विषाएगा और विष फैल जाएगा। तो रक्त और लोहा का संबंध है विष से ना। देखते हो जब जंग लगा हुआ लोहा लगता है रक्त में तो एक सुई लेना पड़ता है टेटनस का। तो रक्त में लगेगा लोहा तो लगेगा विष, यानी बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति जो है किसने अपनाया, तो बिस्मार्क ने अपनाया। और प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राज्यों को एकत्रित किया गया। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव, जो जर्मनी है इसका एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, तो प्रशा के नेतृत्व में हुआ। याद रखना है, जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद में और फ्रांस को हराकर जर्मनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो जर्मनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसको हरा करके हुआ था, तो फ्रांस को हरा करके हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। और पूछा जाएगा कि रक्त और लौह का नीति जो था वो किसने दिया था, किसने इसका अवलंबन किया था, तो याद रखना बिस्मार्क ने किया था। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 में। यहाँ पे लगभग आपको 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गए। 1871 में हुआ, ठीक है, प्रशा के नेतृत्व में हुआ। और रक्त और लौह का नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। फ्रांस को हरा करके जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, ये सारी घटना 1871 की है, ध्यान रखना है। आगे है रक्त और नीति, ये तो आप समझ गए, रक्त और लौह की नीति। व्याख्या अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, जर्मनी के चांसलर, ये चांसलर था जर्मनी का, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था, जिसका अर्थ था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं, भाषणबाजी से नहीं होगा, बल्कि युद्ध करने से होगा, सैन्य शक्ति बढ़ाने से होगा। सिर्फ भाषण करने से एकीकरण नहीं होगा, इसलिए इसकी नीति को कहा गया रक्त एवं लौह की नीति। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। देख बाबू, यंग को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यंग को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, यंग, YOUNG। यंग को हिंदी में बोलते हैं जवान। आनंद मोहन के गाना सुने हो सब, कहता मैं तो अभी जवान हूँ, मैं जनी, मैं जवान हूँ, मैं जनी, मैं जवान हूँ। जवान की इंग्लिश में क्या कहेंगे, यंग। तो यंग, यंग मतलब होता है जवान, तो मैं जनी। तो यंग इटली का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, मेसिन, अच्छा मेथनी लिखा है, ये मेजनी ही है। यंग इटली का है या कहे यंग यूरोप, इन दोनों का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो मेसनी द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, यहाँ तो व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। जोसेफ मेसनी, पूरा नाम है इसका जोसेफ मेसनी, 1871 में यंग इटली संगठन की स्थापना की। यह संगठन इटली की एकता और स्वतंत्रता के लिए काम कर रही थी। मेसनी ने इटली को, तो यहाँ पे है मेसनी को इटली का आत्मा भी कहा जाता है, मेसनी को इटली का आत्मा भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था। देख बाबू, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था, इटली का था, फ्रांस का था, जर्मनी का था या ऑस्ट्रिया का था। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। आप अपना कमेंट, अपना जो है आंसर कमेंट में देते चलिएगा हमारे बताने से पहले। तो ये फ्रांस का था, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। उसने 1799 में फ्रांस की सत्ता संभाली। और याद होगा कि ये सत्ता से कब गिरा था, 1800 कब, यहाँ आप लोग भरिए। यूरोप के अंधविश्वास अधिकांश भागों को जीत लिया, उसके युद्ध से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली। तो याद रखना है कि किसके युद्ध ने यूरोप में राष्ट्रवाद को प्रचार किया या प्रसार किया या बढ़ाया, तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये वाला आंसर दे देना बाबू कमेंट में। आगे है, वियना कांग्रेस किस वर्ष हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1804 में, 1830 में, 1815 में या 1848 में। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिससे कि अभी इसके पहले वाला था उसी से ये जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दें। आगे है, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। नेपोलियन के हार के बाद, जो खाली जगह छोड़े थे वहां पे भर लो, ये वाला। नेपोलियन के हार के बाद यूरोपीय शक्तियों ने वियना में मिल करके पुनर्गठन किया और उसने मेटरनिख को जो इसका प्रमुख बनाया था। ठीक है, तो मेटरनिख के नेतृत्व में जो है वियना कांग्रेस हुआ था। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। ठीक है,
10वां क्वेश्चन है, 10वां और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि स्प्रिंग ऑफ नेशन किस वर्ष की क्रांतिकारियों को कहा जाता है? 1830, 1871, 1848 या 1789? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, 1848। ठीक है, 1848 में यूरोप में कई देशों में क्रांतियां हुई जिन्हें स्प्रिंग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों का वसंत कहा जाता है। जब वसंत हवा बहता है उस तरह से एकीकरण का हवा बहने लगा था। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी 10 मिनट शो के साथ।